कर्नल बावा अपनी पलटन को लीड करते हुए गए। उन्होंने उनका दुर्ग तोड़ा, लोगों को बचाया, निकाला, और जब यह ऑपरेशन अपने समापन की तरफ जा रहा था, तब उस वक्त एलटीटीई के एक सुसाइड स्क्वाड ने कर्नल बावा पर गोलियां बरसाई और कर्नल बावा वहीं पे शहीद हो गए। अभी जब मैं इस ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहा था तो एक ख्याल घूमते फिरते मेरे दिमाग में यह भी आया कि बॉस, ऐसा वाला मौत तो अपन को भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम एंड वेलकम बैक। आज का जो प्रयास है वो इंडियन आर्मी के वगैरह के बारे में है, बट ये प्रयास कुछ अलग है। अभी हमारे जवान कितने बहादुर हैं, ये कहानियां तो बच्चे बच्चों ने सुनी हुई है। हर एक दूसरे या तीसरे दिन जैसे ही याददाश्त थोड़ी सी धूमिल होने लगती है, एक ना एक खबर न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे आई जाती है कि कश्मीर में, सियाचिन में, उत्तर पूर्व में कहीं ना कहीं हमारे किसी बहादुर जवान ने शहादत दी। और ये कहानियां हमेशा करेक्ट रहती है। होता क्या है, एक शहादत होती है, कुर्बानी दी जाती है, अंतिम शरीर को उसके पैतृक स्थान पे लाया जाता है, एक अंतिम यात्रा निकलती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं, देशभक्ति के नारे लगते हैं, टीवी पे प्रोग्राम होता है, और कुछ नेता पॉलिटिशियन वगैरह अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं। 90% लोग जो देशभक्ति के नारे लगा रहे होते हैं, उनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि जो गया है उसके पीछे पीछे उसका एक परिवार है। हो सकता है उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी जवान बीवी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बारे में कोई ख्याल आता नहीं है। जो ये कहानियां हैं हमारे वीर सोल्जर्स के जवानों की शहादत की, इसके बारे में तो मूवीज बनी हुई है, और ये हिट फॉर्मूला है बॉलीवुड का। फौजियों पे मूवी बनाओ, ये हिट ही होगा। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आपको हजारों ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे जिसमें पुराने फौजी आके अपनी कहानियां सुनाते हैं। कुछ सच होती है और कुछ मैं अपने तजुर्बे के साथ बोल सकता हूँ कि ये कुछ आधी सच्ची होती हैं। मेरे को पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज जब तक कि ये कहानियां लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। मेरी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये कहानियां मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना एक मनोरंजन का विषय नहीं है। इससे लोगों का दिल से जुड़ा हुआ एक नाता है। आप खुद ही सोचिए, कौन सी ऐसी माँ है जिसने बचपन में अपने बच्चे को फैंसी ड्रेस में एक इंडियन आर्मी का सोल्जर नहीं बनाया हो? तो ये जो कहानियां, चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। तो होता यूँ है कि हमारी वीर जवान जो है वो शहादत तो दे देते हैं, वहां पे उनकी वीरता की, उनके अदम्य साहस की, उनकी कहानी वहां पे रुक जाती है या खत्म हो जाती है। उस कहानी, उसके साथ ही एक कहानी और शुरू होती है, और उस कहानी का हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर एक महिला होती है, जो उस वीर सैनिक की पत्नी होती है। वीर नारी कहते हैं हमारे भारतीय सेना में उनको। और वीर नारी में आपको बता दूं, वीर नारी परिभाषा के तौर पर उन नारियों को कहा जाता है जिनके पतियों ने देश की मिट्टी के ऊपर अपने प्राणों की पूर्णाहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो आज का जो मेरा प्रयास है वो एक ऐसी ही वीर नारी के बारे में है जिन्होंने 35 साल की यंग उम्र में अपने पति को देश के नाम पे कुर्बान किया, और उसके बाद 38 साल हो गए उसको
वो दुनिया से लड़ी, जीती और उन्होंने एक मिसाइल कायम की। और मेरा एम यही है कि ये मिसाइल, ये कहानियां, ये जो लड़ाई है, ये लोगों को पता चले, ताकि जो लोग अपनी हिम्मत हार रहे हैं, जो लड़ाई से भाग रहे हैं, जो नारियां, जो स्त्रियां इससे दूर होना चाह रही हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक मनोबल मिले, एक साहस मिले। तो जिससे कि अगर तुम में से थोड़ी सी भी उठ के लड़ने को तैयार हो, दुनिया को फेस करने को तैयार हो, तो हमारे इस प्रयास का मकसद पूरा हो जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीमती लिली बावा का, धर्म पत्नी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल इंदरबल सिंह बावा, महावीर चक्र मरणोपरांत। महावीर चक्र वैसे आप लोगों को पता होगा कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, और विरले होते हैं जिनको ये मिलता है। ज्यादा बातें मिसेस बावा से आज करेंगे, बट मैं थोड़ी सी आपको एक पृष्ठभूमि बता दूं कर्नल इंदरबल सिंह बावा की। 1947 उनका जन्म हुआ लखनऊ में, और 20 साल की उम्र में शिमला में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 20 साल की उम्र में 1967 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन किया एज एन ऑफिसर, एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। 20 साल की उम्र बहुत थोड़ी सी उम्र होती है, और उस वक्त ऐसे एक जिम्मेदारी के ओहदे को उन्होंने हासिल किया। 45GR फ्रंटियर फोर्स, ये इंडियन आर्मी की सबसे अच्छी पलटनों में से एक है। मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं अपने सेवा काल में, मुझे मौका मिला है 45GR के साथ नौकरी करने का, और मैं अपने वचन पे अटल हूँ। 45GR इंडियन आर्मी की सबसे अच्छी पलटन में से एक है, और इनकी बहादुरी के किस्से किसी एक या दो सेशन में सुनाए नहीं जा सकते। इनका मोटो है काफी काफी होनू बंदा मरनू रामरू, मतलब कायर होने से अच्छा है मर जाना। 445 में GR में 45 गोरखा राइफल्स में वो कमीशन हुए। 4 साल की सर्विस में उन्होंने 1971 की लड़ाई देखी। 1972 में श्रीमती लिली बावा के साथ उनका विवाह हुआ, और उसके बाद फौज की जो जिंदगी चलती रही। 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, और 20 साल की उम्र में ही इंडियन आर्मी के एक सबसे अच्छे पलटन का कमांड लेना बहुत बड़ी बात होती है। 1987 अगस्त में उन्होंने कमांड संभाली। उस वक्त आप लोगों को पता होगा कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में डिप्लॉयड थी। बहुत कहानी है इसके बारे में, बहुत डिबेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, किसने क्या किया, ये सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, जो भी था वो एक अलग विवाद का विषय है। बट जो इंडियन आर्मी को टास्क दिया गया था कि आप जाके वहां डिप्लॉयड होके अपने कार्य को अंजाम देंगे, भयानक कैजुअलिटीज हो रही थी, बॉडी बैग्स आ रहे थे, मरने की खबरें आ रही थी। ऐसे वक्त में 45GR, जिसको कर्नल इंदर बावा कमांड कर रहे थे, उनको यह हुक्म दिया गया कि आप श्रीलंका में डिप्लॉयड होंगे। दाना से ग्वालियर, ग्वालियर से बैंगलोर, बैंगलोर से ग्वालियर थोड़ा करने के बाद 11 अक्टूबर 1987 को 45GR श्रीलंका पहुंची। पहुंचते ही नई जगह, बिल्कुल नई जगह, कुछ पता नहीं क्या है, दाहिने बाएं कैसे लोग हैं, क्या खबर है, कुछ नहीं। और ये इंडियन आर्मी की ताकत है। 11 अक्टूबर 1987 को पलटन वहां पहुंची। 13 अक्टूबर 1987 को 45GR को टास्क किया गया कि 13 सिखलाई, जो इंडियन आर्मी की एक और पलटन है, और 10 पैरा SF, जो फिर से इंडियन आर्मी की एक पलटन है, जिसको LTT के मिलिटेंट्स ने घेर रखा है, और वो उनमें काफी कैजुअलिटीज हो रही है, काफी लोगों की मौत हो रही है, तो उनको जाके निकालना है। और वो इलाका था कोंदीवली का, कोंदीवली ना मैं, कोंदीवली श्रीलंका के उत्तर में है, जाफना के साथ में। और जिन लोगों को ये आइडिया होगा उनको ये पता होगा कि जाफना जो था वो LTT का, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम का घर था। वहां पे इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, उनको बचा के नहीं लाइए। कर्नल बावा अपनी पलटन को लीड करते हुए गए, उन्होंने उनका दुर्ग तोड़ा, लोगों को बचाया, निकाला, और जब ये ऑपरेशन अपने समापन की तरफ जा रहा था
तब उस वक्त एलटीटीई के एक सुसाइड स्क्वाड ने कर्नल बावा पर गोलियां बरसाई और कर्नल बावा वहीं पे शहीद हो गए। अभी जब मैं इस ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहा था तो एक ख्याल घूमते फिरते मेरे दिमाग में ये भी आया कि बॉस ऐसा वाला मौत तो अपन को भी चाहिए। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडियन आर्मी के बहुत लोगों से पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे कि बॉस ये वाली मौत तो हमको भी चाहिए। अब लोग कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है, देने वाले ने हमको दुश्मन ऐसे दे रखे हैं जो लड़ते कम भागते जाता है। थोड़ा बहुत पहले क्रिकेट में लड़ाई हो जाती थी, वहां पर भी वो हार गए हैं। तो ये खुशकिस्मती लोगों को नहीं मिलती है। चलिए मैं भटक गया, मैं वापस आता हूँ मुद्दे पर। तो ये तो है शहादत की कहानी। वो कहानी उस दिन अपने अंजाम पर पहुंच गई, बट एक कहानी जो है वो उस दिन शुरू हुई थी। और जैसा मैंने बताया, उसकी हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, फाइनेंसर सब एक वीर नारी है, एक वीरांगना है, जिसको ज्ञानी जैल सिंह ने वीरांगना श्री की उपाधि दी थी और उपराष्ट्रपति ने वो उपाधि उनको प्रदान की थी। तो मैं अब आपसे, मेरे पास अब ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा और उसके बाद सारी बातें हमारी मिसेस लिली बावा से होंगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, ये मैं आपके सब्सक्रिप्शन या आपके व्यूज के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं अपने कन्विक्शन से बना रहा हूं कि ये वाली जो कहानी है ये छिपी नहीं रहनी चाहिए, ये कहानी जानी चाहिए। ये हमारा एक प्रयास है, बट इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। मैं मुखातिब होऊंगा मिसेस बावा से, और मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं एक्चुअली, कि ताकि मैं मिस ना कर जाऊं। तो मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, वो मैं एक एक करके मिसेस बावा से पूछता हूं। मैं जहां तक इनको जान पाया हूं कि इनके दिल और दिमाग में बहुत कोई दूरी नहीं है, ये बातें दिल से ही करेंगी। तो लेट्स बिगिन। तो मैम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जो आपने टाइम दिया हमें। और एक्चुअली पर्सनली और तहे दिल से मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है जो आप इतना वक्त मेरे लिए दे पाई हैं। थोड़े पीछे से शुरू करते हैं मैम। मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि मेरा घर, जो मेरा ससुराल है, वो कैंट से थोड़ी दूर पे है। तो उन्होंने जो फौजी लोगों की बीवियों को देखा था, तो वो कहा करती थी कि ये चमचम करती हुई गाड़ी में आती है, ड्रेसअप ऐसे होके आ रही है जैसे कि ये किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रही है, और 50 पैसे के लिए उस सब्जी वाले से मोलभाव करती है। और ये आम, हाँ, यहाँ तो फौज का एक माहौल है, बट दूर दराज जहाँ लोग फौज को नहीं जानते हैं, वहाँ एक ये इम्प्रेशन है कि फौजियों की जो बीवियां होती है वो एक एंटाइटलमेंट की जिंदगी जीती है, कि भाई ये हस्बैंड मेरा काम करेगा, ये मेरे प्रिविलेज है, ये मेरी सहूलियतें हैं। तो इनके पास राइट्स बहुत होते हैं, एंटाइटलमेंट बहुत होते हैं, बट इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती। ये एक गलतफहमी लोगों में है। आप एक फौजी ऑफिसर की, कमांडिंग ऑफिसर की पत्नी रही है, मैम, आप बताएंगे कि थोड़ा बताएंगे लोगों को कि ये जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी लोगों की लगती है? बिल्कुल आसान नहीं है ये जिंदगी, बड़ा चैलेंज है इसमें, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं और बहुत कुर्बानी है इसमें। एक आर्मी ऑफिसर की बीवी के लिए एक तो अपने परिवार को खुश रखना, एक जो हस्बैंड का, पलटन का परिवार है उनको खुश रखना, एक अपने जितने भी दूर दरार के उनके कोर्समेट, ये कोर्समेट का शब्द बहुत अच्छा है, वो सबसे प्यारे होते हैं फौजियों को, उनके लिए भी करना। तो ये मैं तो सोचती हूँ दिन कब शुरू होता है रात कब होती है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता, इतना काम होता है हमें। तो मतलब कहने का मतलब है मैम कि ये जो दिखता है वैसी जिंदगी है नहीं, बड़ी मशक्कत की जिंदगी बहुत। आप सोचो, हर 2-3 साल में आप पोस्टिंग जा रहे हो, हर स्टेशन में आप 3-4-5 घर बदल रहे हो। आप तो मतलब कि आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। जी हाँ। तो मैम मूविंग ऑन, जब क्योंकि ये कहानी मोस्टली आपकी है जी, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि जब आप घाना में थे, जब जी, कर्नल बावा पलटन कमांड कर रहे थे, आप यूनिट की फर्स्ट
लेडी हैं और आपने कई मौकों पे ये बोला है कि वो भी मेरा एक्सटेंडेड परिवार है। जी। तो 4-5 GR फ्रंटियर फोर्स, जहाँ तक मुझे पता है, इसमें नेपाल के काफी गोरखे, वहीं के ज्यादा मैक्सिमम वहीं के ज्यादा गोरखे वहाँ के वहाँ के थे। तो और उनकी फैमिलीज पीछे रही। तो कैसे लोग हैं मैम ये, बहुत स्ट्रेंजर और एज इंसान? बहुत प्यारे लोग हैं। क्योंकि मैं जब पलटन में आई थी तो रानीखेत में थी पलटन, और जैसे ही मैं आई पलटन में, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक हिंदी और नेपाली की वो एक होती है ना डिक्शनरी टाइप, वो पकड़ा दी और कहने लगे कि ये सीख लो भाषा, क्योंकि अब तुम्हें इसी में ही नेपाली में ही बात करनी है सबके साथ। तो मैंने सबसे पहले तो वो सीखा। वेलफेयर सेंटर में हम जाते थे, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ 74 की, तब ना इंटीरियर नेपाल से बहुत, अब तो बहुत चेंज हो गया है, पढ़े लिखे भी हैं लड़की हैं, तब बिल्कुल इंटीरियर नेपाल से आती थी फैमिली। तो उनको सब कुछ समझाना उनकी भाषा में ही पड़ता था। वो हमें बड़ा अच्छा लगता था जब वेलफेयर सेंटर में चाय पकौड़े होते थे, उनके साथ हम हाइजीन के लिए कोई लेक्चर कराना, ये करना, वो सब मैंने तभी से शुरू कर दिया था, रानीखेत से ही। सीओ की वाइफ के साथ हम और भी लेडीज सब करते थे हम। तो आप एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हो मैम? हाँ जी। आप आपकी मातृभाषा हिंदी पंजाबी रही है और आप गोरखाली बोलते हो। मैंने कोशिश की थी सीखने की, जब मैं नहीं सीख पाया था मैम। नहीं, बहुत आसान और बहुत प्यारी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। लिपि इसकी हिंदी है तो बड़ा आसान है सीखना इसको। तो मुझे बड़ा, मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि आपको ये सीखनी पड़ेगी, ये लो, अब आप इसी में बात करेंगी। तो ये एक और बात है कि अगर आप एज लेडी एक गोरखा रेजिमेंट में जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शनल नहीं है। हाँ, आपको ये गोरखाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ जी। और ये बहुत प्यारी लैंग्वेज है मैम। मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वो 1987 में जब 4-5 GR जब कल बाबा को अपनी पलटन को लेके जाना था जी, उस वक्त खबरें तो अच्छी नहीं आ रही थी। खबरों से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग 11 तारीख को गए थे ग्वालियर से और 10 को करवा चौथ था और लेडीज ने व्रत रखे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप लोग वापस आ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मिलना चाहते हैं अपने फादर से, तो हम आ जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात को आप ट्रेन में आ जाओ सारे। तो हम सब ने तैयारी कर ली थी कि हम जाएंगे ग्वालियर और सब लेडीज अपने बच्चे अपने पापा को मिल लेंगे एक बार। लेकिन कोई 8:30 बजे मुझे कॉल आई इनकी कि आप मत आना, हम सुबह सुबह 11 तारीख को श्रीलंका के लिए निकल रहे हैं। अब मैं परेशान, क्योंकि लेडीज तो स्टेशन जाने के लिए सब अपने घरों में तैयार होंगी। फिर मैं एक एक घर में गई, इतना मुझे दुख हुआ। छोटे बच्चे बूट पहन के लेटे हुए थे, लेडीज ने अपने हस्बैंड के फेवरेट अचार चटनी टेबल पे रखी हुई, पैकिंग की हुई, तैयार सारी। तो मैं कैसे बोलूं कि हम नहीं जा रहे भाई। तो सबको समझाया कि देखो भैया वो सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग मैंने अपने हस्बैंड से एक बार बोली कि एक बार सबकी बात करा दो इनके हस्बैंड के साथ जाने से पहले। तो वो हो गई थी सबकी। पर रात को मेरे को उन पे आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जा रहे थे, अपना मुझे कोई कभी भी ध्यान नहीं था। सही है। सुबह ये लोग निकल गए फिर श्रीलंका के लिए 11 तारीख को। मैम जो मैं पूछना चाह रहा था कि उस वक्त जो खबरें थी वो तो बहुत ही मायूस करने वाली खबरें थी। हाँ जी। इतने ज्यादा बॉडी बैग्स आ रहे थे, इतनी शहादत हो रही थी लोगों की। और उस वक्त आपके हस्बैंड, आपके पलटन के लड़के, जिनकी वाइफ, जिनकी पत्नियां आपके साथ गाना में थी, क्या ख्याल आ रहा था मैम दिमाग में आपके? ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो अंदर से पूरी फौजी हूँ, जो ड्यूटी है उस पर तो जाना ही था ना उनको। ये क्या बात हुई? जब देखिए जिसने फौज ज्वाइन की है उसे ऑर्डर करने हैं, जो उसकी वाइफ है उसे हस्बैंड को सपोर्ट करना है अपनी ड्यूटी निभाने में। तो मुझे ऐसा डर का कभी भी ख्याल नहीं आया था। ये ख्याल कभी नहीं आया कि गोली लग सकती है? अरे नहीं, कभी भी नहीं आया। मैम वो टाइम जो था, आजकल तो ये फोन उठाया और शुरू हो गए, कहीं भी बात हो रही है,
उस टाइम कम्युनिकेशन का कोई जरिया था नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंगली जब ये मद्रास पहुंची है कुछ 10 साढ़े 10 बजे, इन्होंने मेरे को कॉल करने की कोशिश की थी। तो वहाँ जो ऑफिसर था उसका मुझे बाद में फोन आया, कहता मैम दे हैव लेफ्ट मद्रास एंड कर्नल मावा ट्राइड टू टॉक टू यू। फोन थ्रू नहीं हुआ, तो हमारी बात भी नहीं हुई। फिर वही जो 10 तारीख को हुई रात को वही हुई। तो 11 तारीख को ये लोग श्रीलंका में आए, अक्टूबर को, और जाते ही दे वेंट इनटू, और जाते ही ना उनको कुछ ना का कुछ अपने आप को संभालने का वक्त मिला। जाते ही ये हुक्म दिया कि आप सीधा जाइए और ऑपरेशन में चले जाइए। बिल्कुल। मैंने 35 साल सोल्जरिंग की है, ये इसको सबसे अच्छा फैसला तो नहीं कहा जा सकता है। कोई बात नहीं, But वो जो तो भी है, जो भी है इसका वी आर नो वन टू क्वेश्चन। बट मैम एक बात बताइए, सो इसका मतलब हुआ कि श्रीलंका से आपकी कर्नल बाबा से कोई बात नहीं? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई मेरी। और जब मुझे ये न्यूज़ मिली 13 तारीख रात के 10:30 थे, और मेरे डोर पे थोड़ी नॉक हुई, और जो डिप्टी ब्रिगेड कमांडर और उनकी वाइफ और हमारे पलटन का डॉक्टर RMO, पानी कौन सी पलटन के थे वो, और 1-2 लेडी हमारी 2IC की वाइफ, वो मुझे अंदर आए और कहते हैं बैठो। तो ये हो गया, आज शाम को हुआ था ये 5-5:30 बजे के बीच में इनकी डेथ। तो वो जो हमारी 2IC की वाइफ थी वो मुझे कहे मिसेस बावा इनको भी कुछ हो गया रणदीप को, ये मुझे बता नहीं रहे, और वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर मेरे लिए एक इंजेक्शन लाया था कि मैं बेहोश होंगी तो मुझे देंगे, वो इंजेक्शन हमें इनको देना पड़ा था। एंड ऑफिसर वर क्राइंग, बैंगिंग देयर हेड ऑन द वॉल। आई वॉज वेरी कूल। मैंने कहा भाई हल्ला मत करो, मेरे बच्चे सो रहे हैं अंदर, तो मैं नहीं चाह रही वो उठे इस टाइम, तो मैं उनको सुबह बताऊंगी उठा के। फिर मैंने पूछा और सब ठीक है? फिर इनका एडजुटेंट थे कैप्टन एंजली सिंह, उनकी सुबह ही हो गई थी। फिर एंजल ऑल्सो गॉन। बाकी इंजरीज 2 दिन पहले काफ़ी हो गई थी, हमारे 3 ऑफिसर्स वेरी बैडली वॉन्डेड, वो सारा बताया। एनीवे आई वॉज वेरी काम। पता नहीं कहाँ से मुझे वो ताकत मिली, क्योंकि सारी फैमिली वहाँ, और धाना जैसी जगह में वहाँ तो ग्रोसरी तक नहीं प्रॉपर मिलती थी, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं, पानी की किल्लत है। जो नेक्स्ट अक्टूबर से अप्रैल तक मैं वहाँ रही, ओ माय गॉड, वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। अगर मैं ही टूट जाती तो इनको कौन देखता? मैम बड़ी बात है एक्चुअली, वीरांगना श्री शायद ऐसे ही नहीं कहा जाता आपको। आपसे जब मेरी पहले बात हो रही थी तो आपने मेरे को बताया था कि क्योंकि आपके पलटन की जो लेडीज थी जो नेपाल के दूर दराज इलाकों से आई हुई थी वो वहीं थी, कैजुअलिटीज उधर भी हुई थी। बिल्कुल। आपने मुझे बताया था कि आपको तो शोक मनाने का टाइम भी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन से ही और खबरें आनी शुरू हो गई। तो जैसे खबर आती थी मैं ही जाती थी उनको न्यूज कन्वे करने, क्योंकि इतना मुझे दुख होता था। हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे, वहाँ ऊपर जैसे अगर 2 फ्लैट है तो दोनों घरों से वो आके कहती थी ना 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 ना, मतलब हमें मत पता ना। तो मेरी सो वो मैम आपने तो वो लड़ाई काफी लड़ी। अब वो लेडीज जो है वो इंटीरियर गांव से आई हुई थी, उन्होंने इस सदमे को कैसे झेला और उनकी जिंदगी का उसके बाद क्या हुआ? उनका ना, मैं ऐसे हो गई थी जैसे एक प्रोटेक्टिव उनके लिए, बिल्कुल, कि मैंने इनका ध्यान रखना है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, सबसे बड़े मेरे बच्चे थे पलटन में, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब एक थी वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उसके घर से जो वहाँ रह रहे होंगे कोई रिश्तेदार, वो कहे इनको एक कमरे में बिठाना है और इनको सिर्फ वो चावल दूध देना है और सिर्फ एक चादर लपेट के। मैंने कहा ना, ये सब रस्में यहाँ नहीं होंगी, यहाँ इसको प्लीज अच्छी तरह जीने दो। और जो बाकी भी लेडीज थी, मैंने सबको यही बताया कि देखिए, जिनके भी हस्बैंड लड़ाई में शहादत प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल नहीं जाते, वो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। तो आपने ये सब रस्में बिल्कुल नहीं ऐसे करनी यहाँ पर। बाद में तो वही होगा फिर। और बाद में उनको भी टाइम लगा जाने में, और मैंने डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन से उनके लिए निटिंग मशीन जो होती हैं वो मंगवाई। मैंने कहा इनको कुछ दे के भेजो, ये इन्होंने फौज में सब कुछ दे दिया अपना, आप भी इनको कुछ ऐसे मत भेजो ना। ओके मैम, अब हम आगे चलते हैं, अब आपकी जिंदगी में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मैम 1987 में तो आपकी तो कुछ उम्र ही नहीं थी, 35 साल की उम्र। 35-33 साल में तो आजकल शादियां कर रही हैं लड़कियां। 15 साल की शादीशुदा जिंदगी के हाई पे आप
हाँ, और फ्यूचर प्लान्स होंगे, हम बच्चों के साथ ये करेंगे, हम पर्यटन करेंगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सडनली ये खबर आपके पास आई और सारे प्लान्स वहीं के वहीं चकनाचूर हो गए। बिल्कुल। यू आर ह्यूमन मैम, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जो दिल में, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फर्स्ट रिएक्शन को जो झेल गया वो झेल गया शायद, आप बताएंगे ना? नहीं, मुझे बहुत गर्व था अपने हस्बैंड की बहादुरी पर। और क्योंकि मैं माँ थी पूरी पलटन की, तो मैं अपने आप को गमगीन और उदास बिल्कुल नहीं कर सकती थी। ये मेरा प्रण था कि मैं जब तक यहाँ हूँ मैं इनका ध्यान रखूंगी और आगे की जिंदगी मैं ऐसे जीऊंगी कि एक जिसे कहते हैं ना, एक पत्थर रख दो, ये मत सोचना ओ हो ये होते तो मैं ये होता ये होते। अब जो करना है अपनी हिम्मत से करो और इनका नाम रोशन करते जाओ, बस वही था मेरा मोटो। मैम मोटो तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो उपलब्धियां हैं वो मैं आगे आऊँगा, बट वो भी आसान नहीं है। बट उपलब्धियां तो मैडम ये माइलस्टोन है। 4 साल बाद एक हुआ, 5 साल बाद एक हुआ, 2 साल के बाद कुछ अचीव हुआ, इस फला साल में मेरा बेटा वहाँ चला गया, इस फला साल में मेरी बेटी वहाँ चली गई। बट उसके बीच के जो मिनट सेकंड है वो तो आपको पल पल सेकंड सेकंड जीना पड़ता होगा। और उसके बीच में मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई जिसने आपको निराश करने की कोशिश नहीं की। निराश आप नहीं हुई है तो ये तो दिखता है, वो अभी भी दिखता है। बट इसने आपको छोटी छोटी चीजें या कोई बड़ी चीज जिसने आपको निराश करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको कोट करता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा है। जब आपने जो ये, खैर आपने स्टेटमेंट तो 3-4 साल पहले दिया है, बट आपका अपना स्टेटमेंट है, आई कोट, It was an incredibly challenging period, especially facing the society as a young widow. Despite hardships, I resolved to embody the spirit of soldier as it was the greatest tribute I could pay to my husband. I focused on raising my children with good values, aiming to mold them into good citizens. ये आपका अपना स्टेटमेंट है। मैं इस लाइन पे आना चाहूंगा, फेसिंग द सोसाइटी एज ए यंग विडो। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि when you are young, you are attractive and people see कि ओहो now तो ये बड़ी बेसहारा हो गई है ये वो। So there were instances जब लोगों ने कोशिश भी की, बट आई स्टूड माई ग्राउंड। मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही इज फॉर एवर विद मी। मुझे कभी अंदर से महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या अब मेरा क्या होगा आगे। और एक जैसे कहते हैं ना, किसी को भगवान मान लेना, तो शायद यही हुआ था मेरे साथ। मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही भगवान थे। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया, आज मैं जो भी हूँ मैं सारा श्रेय उनको देती हूँ। उन्होंने नौकरी में भी, शादी के बाद मुझे बहुत बहादुर बनाया। मुझे अकेला भेज देते थे कहीं काम पे या कुछ। अब कुछ रोल इसमें हस्बैंड्स का भी होता है कि आपकी वाइफ कैसे आगे जिंदगी में मतलब कि बढ़ती है व्हेन यू आर गॉन, क्योंकि लाइफ का तो पता नहीं कौन पहले जाए कौन बाद में जाए। तो आई थिंक माय हस्बैंड मेड मी अ वेरी स्ट्रांग वुमन। मैम मैं रिफ्रेज करता हूँ सवाल को, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो वो जिंदगी जिस शिद्दत से जी है, जिन मुसीबतों को फेस किया है, जिनको ओवरकम किया है, जिनसे जीते हैं, उन्हीं मुसीबतों से हार के लोग अपनी जिंदगियां खराब करते हैं। बिल्कुल। तो और वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो आप ऐसे 2-4 इंसिडेंट्स दे सकते हैं मैम जब आपको लगा कि ना अब नहीं हो पाएगा, बट फिर आपने कहा क्या मजाक है? कभी नहीं लगा कि अब नहीं हो पाएगा। चाहे मुसीबत जो भी, निश्चय था अंदर कि जो भी होगा सब ठीक करूंगी। पहले अपने बच्चे सेटल करूंगी, फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि रिश्तेदारों से निभा के रखूंगी, इन लॉ से बना के रखूंगी। अपना बिजनेस शुरू किया, ले तो लिया, बिजनेस का तो भी नहीं आता था मुझे, उसको चलाऊंगी। चाहे सुबह से लेकर शाम तक पूरे हाथ पैर काले हो जाते थे, वो मोपेड चला के जाती थी मैं, गोडाउन जाना, ऑफिस जाना। लेकिन एक
The way he died, I wanted to live like that. मैम अब मैं, ये सवाल नहीं है, गुजारिश है आपसे कि 13 अक्टूबर 1987 को उन्होंने अपनी शहादत दी जी और दिसंबर 88 में रेसिडेंसी होने थी, 89 में। हाँ जी, मुझे लेटर ऑफ इंटेंट दिसंबर 88 में इस 1.25 साल की जर्नी को बताएंगे मैम कि हाउ डिड इट कम योर वे और ये कैसे आया, और कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं इसके बीच में। ऐसे जी तब तो नहीं था कुछ भी एजेंसी का, लेकिन जब मैं 2 अप्रैल 88 को गई राष्ट्रपति भवन इनका महावीर चक्र रिसीव करने, तब मुझे तब के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ सोनिया गांधी ने कहा कि आप गैस एजेंसी क्यों नहीं लेते। तो मुझे गैस एजेंसी का कुछ नहीं पता था, तो मैंने कहा आई डोंट नो, या इफ आई गेट इट, ठीक है। उन्होंने साथ में सरला ग्रेवाल खड़ी थी, उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा सरला जी मैडम से एप्लीकेशन लो और इनको एक गैस एजेंसी अलॉट करवाओ। शाम को चाय थी डिफेंस मिनिस्टर के घर में, तो वहां भी सरला ग्रेवाल टोल्ड मी कि हमने ले लिया आपकी एंड वी विल फर्दर मूव इट। ये अप्रैल की बात है। अक्टूबर तक मुझे कोई उनसे इंटीमेशन नहीं आई, तो पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ। 13 अक्टूबर को मैं बैठी ट्रेन में और दिल्ली चली गई। सेम 13 अक्टूबर। हाँ, मैंने कहा आज के दिन ही चाहती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, बिकॉज पेंशन 5,250 थी। बच्चों को बड़े करना, कितने और काम होते हैं, खर्चे। तो मैंने सोचा कि कुछ काम तो करना पड़ेगा ही, तो यही सही। और इन द मीनवाइल मैंने आर्मी स्कूल में जॉब भी ले ली थी एज ए टीचर चंडी मंदिर में। तो जी मैं गई वहाँ जाके उन्होंने देखा, फोन किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फोन किया आगे गैस के जो ऑयल, ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर के जो थे, उन्होंने मुझे बुला लिया ऑफिस में। वहाँ उन्होंने, आप हैरान हो गए कि इतना क्विक एक्शन हुआ। उन्होंने पूरा मैप खोल दिया कि यहाँ गैस एजेंसी अवेलेबल है, मैम आप कहाँ जाओगे। तब तक मैं चंडी मंदिर रह रही थी, तो मैंने कहा पंचकूला थे तो मुझे, उन्होंने कहा डन मैम, उन्होंने माफ कर दिया उसमें। अच्छा ये हो गया अक्टूबर में। अब नवंबर का महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इनको चेस करवाया, हमारे और भी ऑफिसर्स, एवरीबडी वाज हेल्पिंग मी फ्रॉम द आर्मी ऑल्सो। तो उन्होंने फिर क्या किया, इनको बोला गया कि आप क्यों नहीं अभी तक आपने काम किया है। ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम, हमारा रीजनल मैनेजर, वो खुद आया वहां से लेटर ऑफ इंटेंट लेके मेरे पास चंडी मंदिर में। इधर मैम बताइए कहाँ लेनी है आपने, साइन करो। मैंने सब कुछ उन्होंने उसी टाइम कर दिया। मैम एक ना मेरे को हैंड ऑन हार्ट रिप्लाई दीजिए। आपको अप्रैल में श्रीमती सोनिया गांधी हाँ जी एंड राजीव गांधी, हाँ जी, उन्होंने बोला हाँ जी कि अप्लाई क्यों नहीं करते आप। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिख के दिया, अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 13 अक्टूबर मैं गई, वीरांगना श्री जो शहादत के दिन में ही हमारी ये वीरांगना उठ के दिल्ली चली, और फिर जाके दिसंबर में आपको लेटर ऑफ इंटेंट आया। मैम आपको नहीं लगता कि इससे बड़ी शहादत नहीं दी जा सकती? सो मिसेस नोवा से हमारी मेरी बात जारी रहेगी, बट आपको इस वीडियो में इतना इतने पे मैं रोकना चाहूँगा। मैं जिसका अगला हिस्सा है जो इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे उसमें मिसेस बावा की ज़िंदगी की असली जद्दोजहद जो शुरू होती है वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। मैं तो इसमें भी डाल सकता था, बट फ्रैंकली ये शॉर्ट्स और रील के ज़माने में ना, जब लोगों को पेशेंस नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा कंटेंट डालना नहीं चाहता। और मैं ये नहीं चाहता कि ये कहानी कहीं लोगों से मिस हो जाए, क्योंकि जो मिस करेगा लॉस उसका है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू मैम। थैंक यू।